पुरानी कार घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी। शहर का शोर बहुत पीछे छूट गया था। स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल एक शांत खुशी से भरा हुआ था। हवा में पाइन और गीली मिट्टी की खुशबू थी, जो उनके शहरी जीवन के धुएं और धूल से एक स्वागत योग्य बदलाव था। उसके बगल में रवि ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी, खुश मुस्कान थी। उनकी नई नई शादी हुई थी और मसूरी की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा यह पुराना बंगलो उनका पहला घर बनने वाला था। ये एक सपना था जो उन दोनों ने देखा था, भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जिंदगी जो शांत, चौकस पहाड़ों से घिरी हो। यात्रा लंबी थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, योजना और हंसी से भरे हुए थे। वे आखिरकार तब पहुंचे जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा था। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। बंगलो एक छोटे, सपाट जमीन के टुकड़े पर खड़ा था, नीचे की घाटी को देखता हुआ। यह औपनिवेशिक युग की एक संरचना थी, जिसमें ढलान वाली लाल छत और एक चौड़ा, आकर्षक बरामदा था। इसकी पत्थर की दीवारों से सफेद पेंट उखड़ रहा था और जंगली गुलाब खंभों पर चढ़ रहे थे, जिससे इसे भूली हुई सुंदरता का रूप मिल रहा था। हवा शांत और ठंडी थी। संपत्ति को घेरे हुए ऊंचे देवदार के पेड़ों से एक हल्की हवा सरसराहट कर रही थी, जिससे वे प्राचीन रखवालों की तरह झूल रहे थे। यह सुंदर था, फिर भी जगह में एक अजीब सी खामोशी थी, एक देखे जाने का एहसास था। मकान मालिक मिस्टर शर्मा नाम के एक दयालु चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति उनसे भारी जंग लगी चाबियों के एक सेट के साथ मिले। उन्होंने उन्हें विशाल कमरों में घुमाया, जिनकी ऊंची छतें और बड़ी खिड़कियां थीं जो घने हरे जंगल में खुलती थीं। सब कुछ एकदम सही था, जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन फिर उन्होंने लंबी गैलरी के अंत में एक मजबूत लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। यह कमरा बंद है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पहले से थोड़ी धीमी थी। इसमें कुछ मरम्मत चल रही है। मैं आपको इसे खोलने की कोशिश न करने की सलाह दूंगा। बाकी का घर आप आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दरवाजा गहरे, भारी लकड़ी का बना था, जिसमें एक बड़ा अलंकृत पीतल का ताला लगा था, जो प्राचीन और अटूट लग रहा था। रवि, जो हमेशा व्यावहारिक था, ने बस सिर हिलाया। एक बंद कमरा इतने शानदार घर के लिए एक छोटी सी कीमत थी, लेकिन स्नेहा को उस दरवाजे को देखते ही हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। यह दूसरों से अलग लग रहा था, गहरा, अधिक डरावना। इसके नीचे की दरार से एक अजीब ठंडी हवा आती हुई लग रही थी, भले ही सभी खिड़कियां बंद थीं। उसने इस भावना को दूर करने की कोशिश की, खुद को यह समझाते हुए कि यह बस शाम की ठंड और लंबी यात्रा की थकान थी। वे आखिरकार घर आ गए थे और वह खुश रहने के लिए दृढ़ थी। वह दरवाजे से दूर मुड़ी और रवि के पीछे रसोई में चली गई, शांत गैलरी को पीछे छोड़ दिया। बंगले में उनके पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। उन्होंने अपना समय फर्नीचर जमाने, बगीचे में फूल लगाने और जंगल में लंबी सैर करने में बिताया। पहाड़ियों की खामोशी उनके शहर से थके हुए दिलों के लिए एक सुकून देने वाला मरहम थी। स्नेहा घंटों बरामदे में बैठी रहती, हाथों में गर्म चाय का प्याला लिए, बादलों को आलस से घाटी के पार तैरते हुए देखती रहती। रवि ने अपनी मेज एक बड़ी खिड़की के पास लगाई, जहां वह अपनी लिखाई पर काम कर सकता था, आसपास की शांत सुंदरता से प्रेरित होकर। घर एक घर जैसा महसूस होने लगा था। उसकी पुरानी दीवारों में उनकी हंसी और बातचीत की गूंज थी। बंद कमरे और उसकी अजीब ठंडक की याद धुंधली होने लगी थी। लेकिन फिर रातें बदलने लगीं। यह धीमी आवाजों से शुरू हुआ, इतनी धीमी कि स्नेहा को लगा कि वह कल्पना कर रही है। एक हल्की खरोंच, जैसे दीवार के पीछे फंसा एक छोटा जानवर। एक हल्की धड़ाम की आवाज, जैसे दूर के कमरे में कुछ गिर गया हो। वह आधी रात में जाग जाती, उसके कान सुनने के लिए तनाव में रहते, लेकिन घर पूरी तरह से शांत होता। रवि गहरी नींद में सोता था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। यह बस पुराना घर जम रहा है डार्लिंग, वह नींद में कहता जब वह उसे जगाती। या शायद छत पर एक बंदर है, इतनी चिंता मत करो। उसने उस पर विश्वास करने की कोशिश की, अपने दिल में बढ़ती बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। हालांकि आवाजें हर गुजरती रात के साथ और अधिक स्पष्ट होती गईं। खरोंच की आवाज तेज हो गई और अधिक जोरदार, और फिर उसे कुछ और सुनाई देने लगा, एक ऐसी आवाज जिससे उसके हाथ के बाल खड़े हो गए। ये एक बच्चे के लोरी गुनगुनाने की हल्की, धीमी आवाज थी। धुन मीठी और सरल थी, लेकिन इसमें एक गहरा दुख था जिसने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। यह हमेशा गैलरी के अंत में बंद कमरे की दिशा से आती हुई लगती थी। वह घंटों जागती रहती, उसका शरीर डर से अकड़ा हुआ, उस भूतिया धुन को सुनती रहती जो शांत घर में तैरती रहती थी। एक रात गुनगुनाने के साथ एक और आवाज आई। ये एक रॉकिंग चेयर के धीमी, लयबद्ध चरमराहट की आवाज थी।
चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। आवाज धीमी और स्थिर थी और यह सीधे बंद दरवाजे के पीछे से आती हुई लग रही थी। स्नेहा का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह जानती थी कि उस कमरे में कोई रॉकिंग चेयर नहीं थी। मिस्टर शर्मा ने उन्हें बताया था कि वह मरम्मत के लिए खाली थी। वह बिस्तर से खिसक गई। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर ठंडे थे और चुपचाप गैलरी में चली गई। जैसे ही वह अंधेरे भव्य दरवाजे के सामने खड़ी हुई, आवाजें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थीं। गुनगुनाहट, चरमराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ बस दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था। डर अब स्नेहा का एक साथी बन चुका था। दिन में वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, अपने बगीचे की देखभाल करती और बंगले के चारों ओर धूप वाले रास्तों की खोज करती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, उसके दिल में एक डर का एहसास घर कर जाता। वह घर जो कभी एक सुरक्षित ठिकाना लगता था, अब एक पिंजरा जैसा महसूस होता था। वह अंधेरा होने के बाद गलियारे से बचने लगी। उसकी आंखें हमेशा बंद कमरे की ओर जाती रहती थीं। रवि अपनी कहानियों और शब्दों की दुनिया में खोया हुआ उसके बढ़ते डर से अनजान रहा। उसे केवल उसका पीला चेहरा और थकी हुई आंखें दिखाई देती थीं, जिसे वह जलवायु परिवर्तन और उसकी ठीक से नींद न आने का कारण मानता था। एक चांदनी रहित रात घाटी से एक तूफान आया। गरज ने पुरानी खिड़कियों को हिला दिया और बिजली की लकीरें अंधेरे कमरों को सफेद चमक में रोशन कर देती थीं। हवा एक दुखद जानवर की तरह चिल्ला रही थी और बारिश टिन की छत पर बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ बरस रही थी। इस अराजकता के बीच स्नेहा ने फिर से वही गुनगुनाहट सुनी। इस बार यह धीमी नहीं थी, यह तेज और स्पष्ट थी, जैसे बच्चा उनके बेडरूम के ठीक बाहर खड़ा हो। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। रवि उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था, तूफान या घर में फैली भूतियां धुन से बेखबर। डर और हताशा के अजीबोगरीब मिश्रण से प्रेरित होकर स्नेहा जानती थी कि वह एक और रात अपने बिस्तर में दुबकी नहीं रह सकती। उसे जानना था कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। वह गलियारे में सरक गई, बिजली की चमक का उपयोग करके अपना रास्ता खोजती हुई। घर उसके चारों ओर कराह रहा था और कांप रहा था, जैसे बाहर तूफान रेजिंग रहा था। जैसे ही वह गलियारे के अंत के पास पहुंची, उसका दिल गले में आ गया। भारी पीतल का ताला गायब था। वह दरवाजा जो इतनी मजबूती से बंद था, अब थोड़ा खुला था। उसके पार अंधेरे की एक पतली सी रेखा थी और उस अंधेरे से गुनगुनाहट जारी थी, धीमी और आमंत्रित करने वाली। उसका हाथ कांप रहा था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। वह एक धीमी दुखद चरमराहट के साथ अंदर की ओर झुका, जिससे एक कमरा सामने आया जो एक अजीब पीली रोशनी में नहाया हुआ था, जिसका कोई स्रोत नहीं था। अंदर की हवा ठंडी थी और उसमें धूल और सड़न की गंध थी। कमरा खाली नहीं था, जैसा कि मकान मालिक ने दावा किया था। बीच में एक छोटी लकड़ी की रॉकिंग चेयर खड़ी थी, जो अपने आप धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। एक धूल भरी शेल्फ पर एक अकेला फटा हुआ टेडी बियर पड़ा था, जिसकी एक बटन आंख गायब थी। कमरा अन्यथा खाली था, लेकिन यह दुख और नुकसान की एक जबरदस्त भावना से भरा हुआ था। गुनगुनाहट बंद हो गई थी। जो खामोशी उसकी जगह आई थी, वह किसी तरह और भी डरावनी थी। खुले कमरे की खोज ने स्नेहा को गहरा सदमा पहुंचाया। अगली सुबह उसने रवि को बताया कि उसने क्या देखा था। उसने धैर्यपूर्वक सुना। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह उसके साथ गलियारे के अंत तक चला, लेकिन जो उन्हें मिला उससे रहस्य और भी गहरा गया। दरवाजा कसकर बंद था और भारी पीतल का ताला अपनी जगह पर वापस आ गया था, जैसा कि हमेशा से था। रवि ने खुद इसे जांच किया। यह मजबूती से बंद था। स्नेहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सपना नहीं देख रही थी? उसने धीरे से पूछा। तूफान बुरा था, शायद तुम्हें एक बुरा सपना आया था। लेकिन स्नेहा जानती थी कि उसने क्या देखा था। ठंड, रॉकिंग चेयर, टेडी बियर, यह सब असली था। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ स्नेहा ने बंगले की छोटी उपेक्षित पुस्तकालय की खोज करने का फैसला किया। यह एक धूल भरा कमरा था, जिसमें पुरानी चमड़े से बंधी किताबों की अलमारियां थीं, जिनमें से कई पुरानी होकर टूट रही थीं। उसने पूरी दोपहर भूली हुई उपन्यासों और इतिहास की किताबों को खंगाला, घर के अतीत के बारे में कुछ सुराग खोजने की उम्मीद में। हवा पुरानी कागज और फीकी होती स्याही की गंध से भरी थी। गंदी खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी, जिससे धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते थे। उसे एक उद्देश्य का एहसास हुआ। अपने घर में साझा की गई अजीब उपस्थिति को समझने की जरूरत थी। एक ऐसी उपस्थिति जिस पर रवि विश्वास करने से इनकार करता था। जैसे ही उसने सबसे नीचे की शेल्फ से एक भारी
चमड़े से बंधी स्क्रैपबुक निकाली। एक छोटी, काली और सफेद तस्वीर फिसलकर फर्श पर गिर गई। उसने उसे उठाया। यह एक छोटी लड़की की तस्वीर थी जो 6 या 7 साल से ज्यादा नहीं थी, जिसकी बड़ी गहरी आंखें और एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। वह वही टेडी बियर पकड़ी हुई थी जिसे स्नेहा ने बंद कमरे में देखा था, जिसकी एक बटन आंख गायब थी। स्नेहा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में दिख रही लड़की भयावह रूप से परिचित लग रही थी। उसकी उदास आंखें सीधे स्नेहा की आत्मा में झांकती हुई लग रही थीं, कुछ मांगते हुए। यह बच्ची कौन थी और उस कमरे से उसका क्या संबंध था? उसके हाथ कांप रहे थे। स्नेहा ने स्क्रैपबुक देखना शुरू किया। ये दशकों पहले की अखबारों की कतरनों से भरी थी, जिनमें सभी स्थानीय घटनाओं का विवरण था। पीछे की ओर टक्ट उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। यह लगभग 50 साल पहले की एक छोटी, पीली पड़ चुकी खबर थी। शीर्षक था, स्थानीय लड़की बिना किसी निशान के गायब। लेख में एक छोटी लड़की, मीरा की कहानी बताई गई थी, जो उस समय बंगले में रहने वाले परिवार की बेटी थी। वह एक दोपहर अपने कमरे में खेल रही थी और बस गायब हो गई थी। पुलिस ने हफ्तों तक तलाशी ली, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। लेख में उसके कमरे का उल्लेख था, जो गैलरी के अंत में था। अखबार की कतरन ने स्नेहा के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। बंगला सिर्फ पुराना नहीं था, वह भूतिया था। एक छोटी लड़की की अशांत आत्मा से हॉन्टेड था, जो आधी सदी पहले अपनी दीवारों के भीतर गायब हो गई थी। मीरा, यह नाम उसके दिमाग में गूंज उठा। जो गुनगुनाहट वह रात में सुनती थी, रॉकिंग चेयर, दुखी छोटा टेडी बियर, यह सब मीरा थी। स्नेहा को लगा कि वह एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अकेली आत्मा थी, जो उस जगह पर फंसी हुई थी जहां उसका जीवन छोटा हो गया था। कहानी ने स्नेहा को डर से नहीं, बल्कि उस छोटी लड़की के लिए गहरे दुख से भर दिया था, जिसे कभी बड़ा होने का मौका नहीं मिला था। उस शाम उसने रवि को स्क्रैपबुक और तस्वीर दिखाई। उसने सब कुछ समझाया, आवाजें, खुला दरवाजा, अखबार का लेख। इस बार उसने उसकी चिंताओं को खारिज नहीं किया। मीरा की तस्वीर देखकर और उसके गायब होने की कहानी पढ़कर उसे आखिरकार स्नेहा के डर की गहराई समझ में आई। उसके चेहरे पर बेचैनी की छाया पड़ गई। वह तर्क और कारण का आदमी था, लेकिन सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। अजीब घटनाएं अब उसकी पत्नी की कल्पना की उपज नहीं थीं। वे एक वास्तविक, दुखद घटना से जुड़ी थीं, जो ठीक वहीं हुई थी जहां वे अब रहते थे। रवि, हम क्या करें? स्नेहा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम ऐसे यहां नहीं रह सकते। मुझे हर समय उसकी उपस्थिति महसूस होती है। वह दुखी है और वह अकेली है। रवि ने उसे गले लगा लिया। उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सुझाव दिया कि वे इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें, अपना जीवन जिएं और शायद आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें अकेला छोड़ देगी। लेकिन स्नेहा जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। मीरा सिर्फ एक भूत नहीं थी, वह अब घर का एक हिस्सा थी। वह इंतजार कर रही थी, शायद बहुत लंबे समय से, किसी के लिए उसे नोटिस करने के लिए, उसकी कहानी को स्वीकार करने के लिए। बाद में उस रात, जब वे बिस्तर पर लेटे थे, घर की खामोशी भारी और चौकस लग रही थी। स्नेहा सो नहीं पाई। वह मीरा के बारे में सोचती रही, उसे अपने कमरे में खेलते हुए कल्पना करती रही, एक धुन गुनगुनाते हुए उस भाग्य से अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। एक बच्चा एक बंद कमरे से बस कैसे गायब हो सकता है? रहस्य गहरा और गहरा था, और उसे लगा कि वे अभी सतह को खरोंच रहे थे। पहाड़ी पर स्थित बंगला अब एक सपनों का घर नहीं था, यह रहस्यों का घर था, और उन रहस्यों में से एक छोटी लड़की थी जो कभी नहीं गई थी। कुछ दिनों बाद, एक मॉर्बिड जिज्ञासा से प्रेरित होकर, जिसे वह समझा नहीं सकता था, रवि ने फैसला किया कि उसे खुद उस कमरे को देखना होगा। अगर मीरा की आत्मा वहां है, उसने स्नेहा से कहा, शायद मैं उससे बात कर सकूं, शायद मैं उसे शांति खोजने में मदद कर सकूं। स्नेहा ने उससे न जाने की विनती की। उसे उस कमरे के बारे में एक भयानक एहसास था, एक एहसास कि अगर वह उसमें घुसता है तो कुछ भयानक होगा। लेकिन रवि अड़ा हुआ था। उसे टूलशेड में एक पुराना क्रोबार मिला और कुछ जोरदार खींचने के साथ उसने दरवाजे से भारी पीतल का ताला हटाने में कामयाबी हासिल की। यह धातु के विरोध की आवाज के साथ अलग हो गया। दरवाजा खुल गया। वहीं ठंडा, धूल भरा कमरा सामने आया, जिसे स्नेहा ने पहले देखा था। जो हवा बाहर निकली वह बांसी और बर्फीली थी, जिसमें कुछ पुराना और भूला हुआ गंध था। छोटी रॉकिंग चेयर कमरे के बीच में स्थिर खड़ी थी। रवि एक पल के लिए दहलीज पर हिचकिचाया, फिर गहरी सांस ली और अंदर चला गया। स्नेहा गलियारे से देख रही थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। मीरा?
रवि ने धीरे से अंधेरे में आवाज लगाई। हम जानते हैं कि तुम यहां हो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कमरा शांत, खाली और स्थिर रहा। वो कुछ मिनटों के लिए अंदर रहा, चारों ओर देखा, फिर गलियारे में वापस आ गया। जब रवि कमरे से बाहर आया तो वह अलग लग रहा था। वह शांत था, अधिक विद्रौन था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक एक दूर खाली नजर से बदल गई थी। उसने स्नेहा से कहा कि अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना खाली कमरा। लेकिन उसकी आवाज सपाट थी, भावना से रहित। वह ठंडा लग रहा था, न केवल अपने व्यवहार में बल्कि स्पर्श में भी। जब स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी त्वचा असामान्य रूप से ठंडी महसूस हुई। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह बस कमरे की ठंड थी, कि वह कुछ न पाकर बस निराश था। लेकिन एक नए, अधिक भयानक डर का बीज उसके दिमाग में अंकुरित होने लगा। अगले दिनों में राविस ट्रांसफॉर्मेशन और अधिक स्पष्ट हो गया। उसने अपनी लिखाई पर काम करना बंद कर दिया और घंटों अपनी कुर्सी पर बैठकर खिड़की से खाली देखता रहता था। वह मुश्किल से बोलता था, और जब वह बोलता था तो उसकी आवाज एक मोनोटोन थी। उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, वही दुखद लोरी जिसे स्नेहा बंद कमरे से सुनती थी। उसके पति के होठों से आने वाली आवाज कहीं अधिक भयावह थी। वह उस कमरे से कुछ वापस ले आया था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने कब्जे में ले रहा था। स्नेहा अब सिर्फ एक हॉन्टेड घर में नहीं रह रही थी, वह एक अजनबी के साथ रह रही थी। स्नेहा का जीवन एक जीते जागते दुःस्वप्न में बदल गया। जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह उसकी आंखों के सामने गायब हो रहा था। उसकी जगह एक ठंडा और शांत शरीर ले रहा था। रात में वह नींद में बात करता था, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं थी। वह एक बच्चे की ऊंची, पतली आवाज थी जो ऐसे शब्द फुसफुसाती थी जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। कभी कभी वह जागती तो उसे खिड़की के पास खड़ा पाती, अंधेरे में देखता हुआ, उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर। जब वह उसका नाम पुकारती तो वह धीरे धीरे मुड़ता, उसकी आंखें खाली और बेजान होती, जैसे वह उसके आर पार देख रहा हो। उनके रिश्ते को परिभाषित करने वाला प्यार और गर्मजोशी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक बर्फीली दूरी ने ले ली थी। एक दोपहर हताश और डरी हुई स्नेहा खुद भूतिया कमरे में गई। उसे समझना था कि रवि को क्या हुआ था। कमरा ठीक वैसा ही था जैसा उसे याद था, ठंडा और गहरे दुख से भरा। रॉकिंग चेयर अभी भी थी। टेडी बियर अपनी धूल भरी शेल्फ पर बैठा था। जब वह कमरे के बीच में खड़ी थी तो उस पर एक अजीब एहसास छा गया, एक गहरी उदासी और एक बच्चे की कंपनी के लिए बेताब तड़प का एहसास। उसे तब एहसास हुआ कि मीरा उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वह बस अब अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था और रवि में उसे आखिरकार एक साथी मिल गया था। लोरी अब घर में एक निरंतर उपस्थिति थी, जिसे उस आदमी द्वारा दिन रात गुनगुनाया जाता था, जो अब उसका पति नहीं था। वह गलियारों में घूमता रहता, उसके कदम धीमे और जानबूझकर, उसकी नजर कहीं नहीं टिकी होती। स्नेहा ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे उनके साथ के जीवन, उनके साझा प्यार की याद दिलाने की कोशिश की। उसने उसे उनकी शादी की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन वह उन्हें बिना किसी पहचान के देखता रहता। ऐसा लग रहा था जैसे रवि कहीं अंदर गहराई में फंसा हुआ था, जबकि मीरा की आत्मा उसके शरीर को नियंत्रित कर रही थी, उसकी आवाज का उपयोग करके अपनी अकेली धुन गुनगुना रही थी। एक शाम स्नेहा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा पड़ गया। वह भूतिया कमरे के पास से गुजर रही थी। जब उसने अंदर देखा, रवि कमरे के बीच में खड़ा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन खिड़की के धूल भरे शीशे में उसे अपने पति का प्रतिबिंब नहीं दिखा। इसके बजाय उसे एक छोटी लड़की की धुंधली, चमकती हुई आकृति दिखी, जिसकी बड़ी उदास आंखें थीं, ठीक वहीं खड़ी थीं जहां रवि खड़ा था। लड़की का प्रतिबिंब मुस्कुराया, एक धीमी, भयावह मुस्कान, और फिर एक छोटे से हाथ हिलाया। स्नेहा ने अपनी चीख दबाई और पीछे हट गई। उसका दिमाग चकरा रहा था। रवि सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, उसे मीरा की अकेली आत्मा निगल रही थी। मदद के लिए बेताब स्नेहा ने गांव के बूढ़े पुजारी की तलाश की। उसे वह पहाड़ी के नीचे एक छोटे से मंदिर में मिला, एक शांत जगह जो धूप और गेंदे की महक से भरी थी। वह एक समझदार दिखने वाला आदमी था, जिसकी आंखें दयालु थीं और लंबी सफेद दाढ़ी थी। कांपते हुए स्नेहा ने उसे सब कुछ बताया, बंगले के बारे में, बंद कमरे के बारे में, मीरा की कहानी के बारे में और रवि में हुए भयानक बदलाव के बारे में। पुजारी ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके हर शब्द के साथ उसका भाव और गंभीर होता गया। वह भूत बंगले, पहाड़ी पर स्थित हॉन्टेड बंगले और इतने साल पहले हुई त्रासदी के बारे में जानता था। जब उसने अपनी कहानी समाप्त कर ली तो पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया।
उस घर में जो आत्मा है वह एक बच्चे की है मीरा, उसने धीमी और गंभीर आवाज में पुष्टि की। उसकी अकेलापन एक शक्तिशाली शक्ति है। यह जीवित लोगों से चिपक जाती है, एक साथी की तलाश करती है ताकि उसे अंधेरे में अकेला न रहना पड़े। तुम्हारे पति ने उस कमरे में प्रवेश करके एक गंभीर गलती की। उसने आत्मा को आमंत्रित किया और अब वह उसके अंदर जड़ जमा चुकी है। यह एक बहुत पुरानी और बहुत मजबूत उपस्थिति है जो खुद घर से बंधी हुई है। यह नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन कंपनी की उसकी जरूरत सब कुछ निगलने वाली है। उसने स्नेहा को पवित्र शिलालेखों वाला एक छोटा चांदी का ताबीज दिया। इसे हर समय अपने पास रखना उसने निर्देश दिया। यह तुम्हें कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन यह तुम्हारे पति को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आत्मा की उस पर पकड़ अब बहुत मजबूत है। उसने एक नया दोस्त ढूंढ लिया है और वह उसे आसानी से जाने नहीं देगी। उसके शब्द अंतिम रूप से भारी थे, बहुत कम उम्मीद दे रहे थे। उसने स्नेहा को दया की नजरों से देखा। उसने पहले भी ऐसा होते देखा था, उन लोगों के साथ जिन्होंने भूत बंगले के अकेले भूत को परेशान करने की हिम्मत की थी। घर में एक गहरी भूख थी जो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। तुम्हें आज रात वह घर छोड़ देना चाहिए, पुजारी ने अपनी आवाज तेज करते हुए चेतावनी दी। सुबह का इंतजार मत करना। अपने पति को अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करना। आत्मा इसकी अनुमति नहीं देगी। उसने उसे चुन लिया है। अगर तुम रुकती हो तो यह आखिरकार तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचेगी। घर तुम दोनों को रखना चाहता है। यह अपने बनाए दुख पर पनपता है। तुम्हारा एकमात्र मौका भागना है, इस जगह को छोड़ना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। अभी जाओ बच्ची, खुद को बचाओ। स्नेहा मंदिर से निकली। उसके हाथ में ठंडा चांदी का ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। पुजारी के चिलिंग शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके सामने एक भयानक चुनाव था। जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसे छोड़ देना या रुकना और उसी अंधेरे से निगल लिया जाना। सूरज ढलते ही स्नेहा बंगले में वापस लौटी। पुजारी की चेतावनी से उसका दिल भारी था। घर शांत था। उसने रवि को गैलरी में खड़ा पाया, मीरा के कमरे के खुले दरवाजे को घूरते हुए। वह अपनी उदास छोटी धुन गुनगुना रहा था। रवि, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। वह उसे देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं थीं। वे मीरा की काली अकेली आंखें थीं। उसके होठों पर एक हल्की बच्चों जैसी मुस्कान थी। उस पल में स्नेहा जान गई कि पुजारी सही था। जिस रवि से उसने शादी की थी वह हमेशा के लिए जा चुका था। बचाने के लिए कोई नहीं बचा था। कांपते हाथों से एक छोटा बैग पैक करते हुए उसने चांदी के ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी। छाया के घर से भागने के लिए, जैसा कि पुजारी ने उसे बताया था। लेकिन वह खुद को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। उसका एक हिस्सा अभी भी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, उसके रवि के मुक्त होने की। उसने आधी रात के सबसे गहरे हिस्से तक इंतजार करने का फैसला किया, उस तक पहुंचने की आखिरी कोशिश करने के लिए। वह लिविंग रूम में बैठी गैलरी से लगातार गुनगुनाहट सुनती रही। आवाज उस इकाई की निरंतर याद दिलाती रही जिसने उसके पति और उसकी खुशी को चुरा लिया था। रात गहरी होती गई, खामोशी और गहरी होती गई। आधी रात के कुछ समय बाद गुनगुनाहट बंद हो गई। घर पर एक भारी खामोशी छा गई। स्नेहा का सिर थकान और दुख से भारी झुक गया। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो वह लिविंग रूम में नहीं थी। वह गैलरी के अंत में ठंडे अंधेरे कमरे में खड़ी थी। दरवाजा बंद था। रवि उसके बगल में खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हुए। लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह मीरा की मुस्कान मुस्कुराया और उसके पास उसका दूसरा हाथ पकड़े हुए छोटी लड़की की चमकती पारदर्शी आकृति थी। अब हम सब एक साथ खेल सकते हैं, एक बच्चे की आवाज उसके दिमाग में फुसफुसाई। तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? चांदी का ताबीज उसके हाथ से गिर गया। फर्श पर खड़खड़ाहट हुई। उसकी शक्ति खो गई। कुछ महीने बाद पहाड़ी पर स्थित बंगले में एक नया परिवार आया। वे एक युवा युगल थे जिनके साथ एक छोटा बच्चा था। पहाड़ों में एक नए जीवन के लिए उत्साहित थे। मकान मालिक मिस्टर शर्मा ने उन्हें सुंदर घर दिखाया। गैलरी के अंत में सिर्फ 2 कमरे बंद हैं। उन्होंने अपनी आवाज ध्यान से तटस्थ रखते हुए कहा, उनकी कुछ मरम्मत चल रही है। मैं आपको उन्हें खोलने की कोशिश न करने की सलाह दूंगा। युगल आसानी से सहमत हो गया। जैसे ही उन्होंने सामान खोला, पत्नी को 2 बच्चों के लोरी गुनगुनाने की हल्की आवाज सुनाई दी। एक उदास अकेली धुन जो बंद दरवाजों के पीछे से आती हुई लग रही थी। घर इंतजार कर रहा था। चक्र फिर से शुरू होने के लिए तैयार था।